भारतीय संविधान के एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक और जरूरी हिस्से पर बात करने वाली हैं। भाग 2 जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़ा है। हमारे पास जो स्रोत है वे अनुच्छेद 5 से 11 की परतें खोलते हैं। ये वो नियम है जिनसे तय हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणतंत्र बना तो इस नए देश का नागरिक कौन कहलाएगा। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और बात शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि नागरिकता का मतलब सिर्फ एक वोटर कार्ड या पासपोर्ट नहीं है। सही बात है। असल में ये किसी इंसान और देश के बीच एक रिश्ते जैसा है, एक कानूनी रिश्ता जिससे आपको कुछ हक मिलते हैं, जैसे वोट देने का, सरकारी पद या नौकरी पाने का, और कुछ फर्ज भी निभाने होते हैं, जैसे देश के कानून मानना। भारत में नागरिकता की पूरी कहानी की बुनियाद यही अनुच्छेद हैं और बाद में बना 1955 का नागरिकता कानून। तो उस ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950 को नागरिकता तय करने का पहला पैमाना क्या था? वो कौन सा फिल्टर था जिससे ये तय हुआ कि कौन भारतीय है और कौन नहीं? इसके लिए हमें सीधे अनुच्छेद 5 को देखना होगा। वो उस दिन की तस्वीर साफ करता है। अनुच्छेद 5 ने नागरिकता के लिए 3 रास्ते दिए और किसी एक पर चलना ही काफी था। अच्छा। पहला और सबसे सीधा रास्ता था कि आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ हो, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता, जिसे कानूनी भाषा में जस सौली कहते हैं, मिट्टी का अधिकार। ये दिलचस्प है क्योंकि कई देश सिर्फ खून के रिश्ते या वंश पर जोर देते हैं। बिल्कुल। क्या उस समय संविधान सभा में इस पर कोई बहस हुई थी कि हमें जन्म आधारित नागरिकता को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए, खासकर विभाजन के उस माहौल में? ये बहुत अच्छा सवाल है। जस सॉली को अपनाना उस वक्त एक बहुत बड़ा और सोचा समझा फैसला था। ये एक तरह से इस बात का ऐलान था कि भारत सिर्फ एक नस्ल या धर्म पर आधारित देश नहीं बनेगा, बल्कि एक ऐसा देश होगा जहां जो भी इस मिट्टी पर पैदा हुआ है उसका इस पर हक है। ये एक सेक्युलर और समावेशी भारत की नींव रख रहा था। और दूसरा रास्ता? इसके अलावा दूसरा रास्ता भी था। अगर आपका जन्म भारत में नहीं भी हुआ है तो आपके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। तो ये वंश का आधार था। हाँ, ये वंश का आधार था। और तीसरा रास्ता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इन दोनों में फिट नहीं होते। हाँ, और ये तीसरा रास्ता संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रहना। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले सिर्फ जन्म या खून के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि भारत के प्रति एक व्यक्ति के असली जुड़ाव और उसकी निष्ठा को भी पहचान दे रहे थे। अच्छा। कि अगर किसी ने भारत को अपना घर बना लिया है तो भारत भी उसे अपनाएगा। तो संक्षेप में जन्म, वंश और निवास, इन 3 स्तंभों पर शुरुआती नागरिकता की इमारत खड़ी की गई। बिल्कुल। ये इमारत एक ऐसे तूफान के बीच खड़ी हो रही थी जिसे हम विभाजन कहते हैं। लाखों लोग सरहद के आर पार जा रहे थे। इसने तो सब कुछ और ज्यादा पेचीदा कर दिया होगा। बिल्कुल। वो भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दौर था और संविधान को उस हकीकत से मुंह मोड़ने की बजाय उसका हल निकालना था। इसी के लिए अनुच्छेद 6 बनाया गया, जो खास तौर पर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में है। यहाँ एक तारीख बहुत मायने रखती है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 ही क्यों? क्या इस तारीख में कुछ खास था? हाँ, इस तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने को काबू में करने के लिए एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था। अच्छा, परमिट सिस्टम। तो अनुच्छेद 6 ने इस तारीख को एक लकीर की तरह इस्तेमाल किया। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए और यहीं बस गए, उन्हें अपने आप भारत का नागरिक मान लिया गया। अपने आप ही? हाँ, अपने आप। उनसे कोई और कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं समझी गई। उनके लिए रास्ता आसान था। और जो लोग इस परमिट सिस्टम के लागू होने के बाद आए, उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। उन्हें नागरिकता के लिए एक अधिकारी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। और इसकी भी एक शर्त थी कि वो अर्जी देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रह चुके हों। अच्छा। ये पक्का करने के लिए था कि जो लोग आ रहे हैं वे वाकई यहाँ बसना चाहते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं आए हैं। ये व्यवस्था तो समझ आती है उन लोगों के लिए जो भारत को अपना घर बनाने आ रहे थे। लेकिन इस पलायन का एक दूसरा पहलू भी था। वो लोग जो यहाँ से पाकिस्तान गए, क्या उनके लिए नागरिकता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए या संविधान ने उनके लिए भी कोई गुंजाइश रखी थी? इस दर्दनाक पहलू को अनुच्छेद 7 में सुलझाया गया है। ये साफ कहता है कि अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। 1 मार्च 1947? हाँ, ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि तब तक ये साफ होने लगा था कि बंटवारा होगा और बड़े पैमाने पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे।
लेकिन क्या इसका कोई अपवाद था? मान लीजिए कोई पाकिस्तान चला तो गया, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की और वो वापस भारत आना चाहता है। हाँ, संविधान ने इसकी भी एक खिड़की खुली रखी थी। अच्छा। अनुच्छेद 7 में ये भी कहा गया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत सरकार से पुनर्वास यानी रीसेटलमेंट का परमिट लेकर वापस लौटता है तो उसे नागरिकता मिल सकती थी। लेकिन फिर उस पर अनुच्छेद 6 वाले नियम लागू होते, मतलब उसे वापस आकर कम से कम 6 महीने रहकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता। हमने अब तक उपमहाद्वीप के अंदर आने जाने की बात की, लेकिन भारत की एक बड़ी आबादी उस वक्त भी दुनिया के दूसरे कोनों में बसी थी। क्या संविधान ने उनके बारे में भी सोचा था? जरूर सोचा था। अनुच्छेद 8 उन्हीं लोगों के लिए था। ये उन लोगों के लिए था जो भारत के बाहर तो रह रहे थे, पर वो भारतीय मूल के थे। भारतीय मूल के। एक तरीका था। तो उनके लिए नागरिकता पाने की प्रक्रिया क्या थी? क्या उन्हें भारत आना पड़ता? नहीं, उनके लिए प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई थी। वो जिस भी देश में रह रहे थे, वहां के भारतीय दूतावास या एम्बेसी में जाकर खुद को भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा सकते थे। ये तो बहुत दूर की सोच थी। हाँ, ताकि दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। यह एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है, जो आज भी उतना ही अहम है। दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप का। क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में भारत और किसी और देश का नागरिक हो सकता है? इस मामले में संविधान का रुख एकदम साफ है और वो अनुच्छेद 9 में लिखा है। अनुच्छेद 9 में? हाँ, ये अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। उसी पल? भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। उस वक्त शायद ये विचार था कि एक नागरिक की वफादारी मतलब लॉयल्टी एक ही देश के प्रति होनी चाहिए। तो ये सारे अनुच्छेद मिलकर 26 जनवरी 1950 की स्थिति को तो संभाल लेते हैं। लेकिन कोई भी देश और उसके कानून वक्त के साथ बदलते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये नियम पत्थर की लकीर थे या भविष्य के लिए कोई और व्यवस्था थी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संविधान बनाने वाले जानते थे कि वो हर आने वाले कल का जवाब आज नहीं दे सकते। सही बात है। इसीलिए अनुच्छेद 10 और 11 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 10 एक तरह से गारंटी देता है। वो कहता है कि जो भी इन शुरुआती नियमों के तहत भारत का नागरिक बन गया है वो नागरिक बना रहेगा। लेकिन इसमें एक किंतु परंतु भी है ना? हाँ, और वो किंतु परंतु ही सब कुछ है। अच्छा। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि संसद कोई कानून न बना दे। ओहो। इसका मतलब ये था कि नागरिकता का हक तो है, पर भविष्य में इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। तो इसका मतलब संविधान बनाने वालों ने नागरिकता की शुरुआती मेहमान सूची तो बना दी, लेकिन भविष्य में किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं, इसकी चाबी संसद के हाथ में थमा दी। इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। और ये चाबी है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11? हाँ, ये अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि संसद को नागरिकता हासिल करने, खत्म करने या उससे जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की पूरी और असीमित शक्ति होगी। असीमित शक्ति? पूरी। इसने नागरिकता के विषय को पूरी तरह से भविष्य की संसद के विवेक पर छोड़ दिया। और संसद ने इस चाबी का इस्तेमाल करने में ज्यादा देर नहीं लगाई होगी, है ना? संविधान लागू होने के बाद अगला बड़ा कदम क्या था? बिल्कुल नहीं। इसी अनुच्छेद 11 से मिली ताकत का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट पास किया। उतार दिया और नागरिकता पाने और खोने के नियम साफ तौर पर बताए। अच्छा, तो इस 1955 के कानून के हिसाब से नागरिकता पाने के क्या-क्या तरीके हैं? इस कानून ने मोटे तौर पर 5 रास्ते बताए। पहला, जन्म से यानी भारत में पैदा होने पर। दूसरा, वंश से यानी अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। तीसरा, रजिस्ट्रेशन से, जो कुछ खास शर्तों के तहत अर्जी देने पर मिलती है, जैसे भारतीय मूल के लोग। चौथा, प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन से। ये उन विदेशियों के लिए है जो लंबे समय तक भारत में रहें और कुछ शर्तें पूरी करें। और पांचवा, किसी नए इलाके के भारत में शामिल होने पर। जैसे जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोग अपने आप भारतीय नागरिक बन गए। 1955 में बना कानून आज 70 साल बाद शायद वैसा का वैसा तो नहीं होगा। वक्त के साथ इसमें भी बदलाव हुए होंगे। हाँ, कई अहम बदलाव हुए हैं। हमारे स्रोत कुछ बड़े संशोधनों का जिक्र करते हैं। जैसे 1986 में जन्म से नागरिकता के नियमों को थोड़ा सख्त किया गया। सख्त किया गया? कैसे? पहले भारत में पैदा हुआ कोई भी बच्चा नागरिक बन जाता था, लेकिन इस बदलाव के बाद शर्त जोड़ दी गई कि जन्म के वक्त उसके माता पिता में से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव था।
और उसके बाद के दौर में फिर 2003 में एक और बड़ा संशोधन हुआ। इसमें अवैध प्रवासियों की परिभाषा को और साफ किया गया और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाने का रास्ता भी इसी संशोधन से निकला। और हाल के सालों में 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए काफी चर्चा में रहा। हाँ बिल्कुल। इसमें कुछ पड़ोसी देशों से आए खास धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाने का नियम था। तो कुल मिलाकर अगर पूरी तस्वीर को देखें तो ऐसा लगता है कि संविधान ने नागरिकता का एक शुरुआती खाका खींचा जो खास तौर पर विभाजन की उस मुश्किल घड़ी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आपने बिल्कुल सही छोड़ निकाला है। संविधान ने बताया कि 1950 में हम भारत के लोग कौन थे, लेकिन उसके बाद से संसद के बनाए कानूनों ने इस परिभाषा को बदला है, संवारा है और विकसित किया है। सही है। और शायद यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी टैग नहीं है, ये अपनेपन, पहचान और जिम्मेदारियों का एक एहसास है। और हर एहसास की तरह ये भी समाज और समय के बदलते हालात के साथ लगातार अपना रूप बदलता रहता है।